टू द पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नागरिकता और उसके अंतर्गत आने वाले साधारण अनुच्छेद को देखने वाले हैं। नागरिकता भाग 2 में आता है। भाग 2 में नागरिकता भाग 1 में मैंने आपको बता रखा है कि जो भी भारत के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं और उनके क्षेत्र हैं, उनका वर्णन है, राज्यों की सीमाओं का, उनके नाम का वर्णन है। तो लेकिन भाग 1 से उतने सवाल नहीं आते। भाग 2 से सबसे बेसी सवाल आते हैं। भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है। देखिए, नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक है। हम लोग आज इस क्लास में नागरिकता से संबंधित सारे टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का वर्णन है। हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उस समय जब लागू किया गया तो जो भी भारत के भूभाग पर रहने वाले लोग थे, उन सबों को भारत का नागरिक माना गया। तो ये बात संविधान के आर्टिकल 5 में लिखी हुई है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि उस समय जो भी विदेशी राजनयिक यहाँ रह रहे थे, मतलब फॉरेन डेवलपमेंट, या फिर जो फॉरेनर यहाँ घूमने आए थे वो यहाँ पे रह रहे थे, तो उनके बच्चे जो हैं उनको यहाँ का नागरिक नहीं माना गया। ये इसका अपवाद है। उसके बाद आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी उसका जिक्र है। ये देखिए, आप लोग ध्यान रखिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को किस प्रकार से दी जाएगी, इसका अलग से जिक्र है। और किसी देश का अलग से नाम से जिक्र नहीं है, लेकिन इन दोनों का अलग से, भारत पाकिस्तान का अलग से जिक्र है। वजह आप खुद ही समझ सकते हैं। पाकिस्तान संग के साथ हमारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, तो इस वजह से इसका विशेष ख्याल रखा गया है। दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, इसकी काफ़ी गहरी स्क्रूटनी होती है, तभी दी जाती है। नागरिकता का आपको पता है, नागरिकता का सारा मैटर गृह मंत्रालय देखता है। अमित शाह उसके अभी मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्ट्री देखती है। तो ये गृह मंत्रालय से अप्रूव होता है, किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान से भारत आर्टिकल 6 में, और भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए उनके नागरिकता के बारे में प्रावधान आर्टिकल 7 में, किस प्रकार से उनकी नागरिकता हटाई जाएगी, या फिर किस प्रकार से उनकी नागरिकता किस परिस्थिति में बनी भी रह सकती है। ये जैसे बहुत से लोग, अभी सानिया मिर्जा की शादी हो गई, अभी क्या बहुत पहले ही हो गई, पाकिस्तान में क्रिकेटर के साथ, पता नहीं कौन से क्रिकेटर के साथ, तो उनकी शादी वहाँ हो गई। तो उनका एक, तो अभी एक लड़का भी है। तो भारत से जो भी लोग वहाँ जाए, पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 7 में प्रावधान किया गया है। अभी सानिया मिर्जा ने यहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है। उनके शौहर पाकिस्तान के नागरिक हैं, लेकिन अभी भी वो इंडिया की ही नागरिक बनी हुई हैं, हैदराबाद की रहने वाली हैं। तो ये किस वजह से बनी हुई है? आर्टिकल 7 की वजह से ही बनी हुई है, इसी में प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 8 का में है, भारतीय मूल के वो लोग जो विदेशों में रहते हैं उनको किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाएगी अगर भविष्य में वो लोग चाहें तो। चूँकि वो भारतीय मूल के हैं, इसलिए उनको नागरिकता लेने में थोड़ी सुविधा रहती है। तो ये इसका प्रावधान आर्टिकल 8 में है। काफ़ी छोटा टॉपिक है नागरिकता, लेकिन सवाल इससे आ जाते हैं और आप इजीली बना सकते हैं। तो इस वजह से आज हम इसको ख़त्म कर लेंगे। देखिए, मात्र 5 से लेकर 11 इतने ही टॉपिक है। भारतीय मूल के वो नागरिक जो विदेशों में रहते हैं उनको नागरिकता के बारे में प्रावधान आर्टिकल 8 में, और आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता के लेने पर यहाँ की नागरिकता चली जाएगी, यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसका प्रावधान है। ये तो सिंपल बात है। अगर कोई भी व्यक्ति, आप यहाँ चूँकि एकल नागरिकता का ही प्रावधान है इंडिया में, ब्रिटेन की तरह, तो आप किसी दूसरे देश की नागरिकता जब ले लेते हैं तो यहाँ की तो ख़त्म हो ही जाएगी। लेकिन ये कुछ लोग, बहुत ज़्यादा जो शातिर लोग होते हैं, इसको बहुत गलत तरह से यूज करते हैं। बहुत पैसे वाले लोग क्या करते हैं कि जो कैरेबियन कंट्री हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ के आसपास के बगल के देश, जो गरीब देश हैं,
तो वहाँ के ट्रिगनाड एंड टोबैगो इस तरह के जो देश हैं वहाँ की नागरिकता गुपचुप ले लेते हैं और वहाँ पैसे देकर एक तरह से नागरिकता वो लोग खरीद लेते हैं वहाँ की सरकार से। तो वहाँ की नागरिकता लिए तो लिए, लेकिन यहाँ पता किसी को नहीं चला। वकीलों ने इस तरह से बना रखा है कि यहाँ पता किसी को नहीं चला। अब चूँकि यहाँ अब जब भी यहाँ वो फ्रॉड करेंगे, बैंकों से पैसा लेके भागेंगे, तो उस देश में जाके बस जाएंगे। अब वहाँ की नागरिकता वो लोग ले चुके हैं, अब वहाँ के नागरिक हैं, बाद में सरकार को पता चलेगा कि वो वहाँ के नागरिक हैं। अब हमारे देश के साथ उनकी प्रत्यर्पण संधि भी नहीं हुई है, बहुत सारे देशों की, कैरेबियन देशों की। कैरेबियाई देश कौन है, आगे में जब मैं आपकी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। जो उत्तरी अमेरिका के बगल में जो देश हैं, यानी कि अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो वही कैरेबियन देश कहलाते हैं। वेस्ट इंडीज़ के आसपास के 10 कैरेबियन देश से मूलतः आप यही समझिए। तो वो लोग यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, और यहाँ की नागरिकता उनकी के आधार पर जब सरकार उन्हें पकड़ने जाती है तो वो लोग अब वहाँ की नागरिकता शो करते हैं कि मैं तो यहाँ का नागरिक हूँ। अब वो देश खुद में ही एक स्वतंत्र देश है, प्रभुत्व संपन्न देश है, इसलिए भारतीय सरकार कुछ कर नहीं पाती। इसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, वहीं छुपे रहते हैं। तो ये है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। इसका प्रावधान आर्टिकल 9 में है। आर्टिकल 10 में नागरिकता का बना रहना, किस किस परिस्थितियों में आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आर्टिकल 10 में। और आर्टिकल 11 में संसद द्वारा इस संबंध में कानून बनाया जाएगा। कोई भी कानून बनाने की शक्ति संसद को है नागरिकता के बारे में, इसका प्रावधान है आर्टिकल 11 में। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल 6 और 7 है। आर्टिकल 6 और 7 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 में बताया गया है, और जो भारत से पाकिस्तान चलेगा उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7 में है। तो 5, 6 और 7 आप इनका खास ख्याल रखेंगे। ये हमारे भाग 2 का नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारे संशोधन किए गए। अब हम उन संशोधनों पर जाएंगे और देखेंगे संशोधन कौन कौन से किए गए। भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत नागरिकता अधिनियम आया। उसमें क्या बताया गया कि भारत में जो भी नागरिकता दी जाएगी वो 5 तरह से दी जाएगी। 5 तरह से किन किन तरीक़ों से दी जाएगी? जो जन्म से यहाँ रह रहे हैं, जिनका जन्म भारत में ही हुआ, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। वंश परंपरा के द्वारा का ये मतलब हुआ कि जो भारत में जन्म से तो नहीं रह रहे हैं, बाहर में ही रह रहे हैं, इंडिया के बाहर में ही रह रहे हैं। मान लीजिए कि आप दूसरे देश में ही रह रहे हैं, आपका वहाँ जन्म होता है, लेकिन आपके माता पिता अगर इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। पहले ऐसा नहीं था, माता पिता शब्द नहीं था वहाँ पे। पहले माता पिता नहीं था, पहले केवल पिता ही था, माता शब्द नहीं था। बाद में माता शब्द को भी जोड़ा गया। माता भी अगर इंडिया की है तो आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले केवल माता पिता में से पिता की ही नागरिकता पर नागरिकता देने का प्रावधान था, लेकिन ये माता को भी इसमें शामिल किया गया 1992 में ये प्रावधान किया गया कि नहीं, माता की नागरिकता पर भी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये देशीकरण का मतलब होता है कि देशीकरण के मतलब कि 10 वर्ष से अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसे देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकती है, बशर्ते वो गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में अप्लाई करे इस आशय के लिए कि मैं यहाँ की नागरिकता चाहता हूँ। लेकिन पहले ये अवधि 5 साल थी। ये जब अधिनियम आया था 1955 वाला, तो उस समय ये 5 साल की अवधि थी। बाद में संशोधन हुआ 1986 में, तब इसको 10 साल किया गया। अभी ये 10 साल है, याद रखिएगा, अभी ये 10 साल है देशीकरण। उसके बाद पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, पंजीकरण के थ्रू टोटल 5 तरीक़ों से आप नागरिकता ले सकते हैं।
अगर आप 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको नागरिकता के बारे में विचार करेगी होम मिनिस्ट्री और आपको दी जा सकती है नागरिकता। लेकिन ये जब अधिनियम आया था 1955 में, तब ये अवधि 6 माह ही थी। तब आपको 6 महीने ही यहाँ पे रहने थे और 6 महीने रहने के बाद ही आपको नागरिकता के बारे में होम मिनिस्ट्री कंसिडर करने लग सकती थी। लेकिन अब ये इसको 5 साल कर दिया गया है। ये कब किया गया? 1986 में किया गया। 1986 में चेंज किया गया और इसको 6 माह को हटा के 5 वर्ष कर दिया गया। 5 साल का लॉक इन पीरियड है। इतना तक आपको वेट करना है, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि अदनान सामी को दिया गया नागरिकता 1 जनवरी 2016 से उन्हें भारत की नागरिकता मिली है। किरण रिजिजू जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने उन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया, तो उन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा था। तो ये मूलतः पाकिस्तानी का है अदनान सामी। आपने बहुत सारे इनके हिट गाना सुने होंगे। बहुत सारे पाकिस्तान एक्ट्रेस और एक्टर को मिला है भारत की नागरिकता। ये अदनान सामी मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद बड़े गुलाम अली साहब, नासिर खान साहब। नासिर खान वही हैं जो दिलीप कुमार के छोटे भाई हैं। उनके बड़े भाई दिलीप कुमार थे, वही फेमस बॉलीवुड एक्टर थे। नासिर खान भी पाकिस्तानी एक्टर थे। भारत में आके इंडिया में बस गए और इन्हें भारत की नागरिकता मिली। लेकिन ये अदनान सामी सबसे रिसेंट है। सलमा खान को भी मिला था, फेमस एक्ट्रेस। इनको ओवर इंडर्सिन OIC मिला हुआ है। उसके अलावा अविभाज्य भारत के बाहर निवास कर रहे हैं वो लोग, उन्हें भारत की नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी? स्त्रियों के नागरिकता मैंने यहाँ शॉर्ट नहीं लिखा है। स्त्रियों का मतलब होता है कि वही स्त्रियाँ जो भारतीयों से विवाह कर रही हैं, कर ली हूँ। बाहर दूसरे देशों की वो लड़की जो भारतीय पुरुषों से शादी कर ली हैं या फिर शादी करने का वादा किए, अब पता नहीं वादा निभाएंगे या नहीं, तो जो भारतीय लड़कों से शादी करने का वादा कर ली हैं या फिर शादी कर चुकी हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इसका प्रावधान C में किया गया है। भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के 4थे कॉलम के C में किया गया है। अलग से क्यों किया गया है? क्योंकि अब चूँकि वो शादी उनकी हो चुकी है भारतीय पुरुषों से, तो उनकी नागरिकता को थोड़ा स्पीडअप, उनकी जो प्रोसेस है और पंजीकरण के लिए 5 साल वेट करेंगी तो काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ बहुत सारी उनको दिक्कतें होंगी भारत में विदेशी बन के रहने में। इस वजह से उनकी प्रक्रिया को थोड़ा स्पीडअप करने के लिए ये क्या किया गया है? अलग से प्रावधान बनाया गया है। जो भारतीयों से शादी कर चुकी हैं या फिर प्रपोज वगैरह कर रखा है। उसके बाद D, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण में नाबालिग बच्चों जो भी भारत में रह रहे हैं, जो यहाँ पे विदेशी कपल, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनको नागरिकता का प्रावधान किस प्रकार से होगा? ये जिनका जन्म भारत में ही हुआ है उनको 4th के D में किया गया। उसके बाद राष्ट्रमंडल देशों के जो भी नागरिक हैं जो भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, उनको उनकी नागरिकता के एप्लीकेशन को थोड़ा स्पीडअप देने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। देखिए, कहीं जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है स्क्रूटनी की, वहाँ अलग से प्रावधान, जहाँ शक है वहाँ अलग से प्रावधान, और जहाँ ज़रूरत है कि नहीं इसको जल्दी दिया जा सकता है वहाँ भी अलग से प्रावधान। जिससे भारतीय मूल के जो हैं उनको अलग से प्रावधान, जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं भारतीय लड़कों से उनको अलग से प्रावधान। उसके अलावा भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार का मतलब कि भारत का अगर क्षेत्र के विस्तार होता है तो जो भी आगे का क्षेत्र भारत को मिलेगा, जो भी अलग से क्षेत्र भारत को मिलेगा, एक मिनट एक बार और,
देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे भूमि विस्तार द्वारा किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। तो भूमि विस्तार के द्वारा आप सिंपल समझिए कि जो भी क्षेत्र पहले भारत के हिस्सा नहीं थे, अगर वो बाद में भारत में शामिल किए जाते हैं तो किस प्रकार से उन्हें नागरिकता मिलेगी। जैसे अरुणाचल है, ये सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को जो भारत में शामिल किया गया तो सिक्किम के सभी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई। उसके अलावा गोवा पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सबसे लास्ट में पुर्तगाली जितने भी यूरोपीय आए थे यहाँ पे आक्रमणकारी, उसमें से पुर्तगालियों ने सबसे लास्ट में छोड़ा भारत। तो पुर्तगालियों द्वारा जब गोवा को छोड़ दिया गया तो जब गोवा हमारा अंग बना तो गोवा के सभी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। तो ये भूमि विस्तार के द्वारा जिस प्रकार से नागरिकता दी जाती है वो इसका जिक्र 1955 के भारत नागरिकता अधिनियम में है। आप एक बार गौर से देख जाइए, बस सिंपल थोड़ा सा। भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या जिक्र है, जन्म से किस प्रकार मिलेगा नागरिकता, और मतलब संविधान के लागू होने के समय जिनका जन्म भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, उस सबको नागरिकता मिलेगी जन्म के आधार पे, वंश परंपरा के आधार पे। मैंने जिनके माता पिता में से पहले केवल पिता था, 1992 में माता भी जोड़ी गई। तो वंश परंपरा के द्वारा किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, मतलब माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिलेगी, चाहे वो उसका जन्म भारत में न भी हुआ हो। देशीकरण के द्वारा, देशीकरण के मतलब कि भारत में बहुत दिन से कोई व्यक्ति अगर रह रहा है, बहुत दिन का मतलब कि पहले अवधि 5 साल थी, अब अवधि 10 साल है। 10 साल से अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे मिलेगा, 5 वर्ष से अगर आप भारत में रह रहे हैं, पहले 6 माह तक ही आप रहने पर एलिजिबल हो जाते थे, अब 6 माह पर एलिजिबल नहीं होंगे। 5 साल से अगर आप भारत में रह रहे हैं तब आपको होम मिनिस्ट्री में अप्लाई करना होगा, गृह मंत्रालय में, और आपको नागरिकता दी जा सकती है। इस तरह से अविभाज्य भारत के बाहर निवास कर रहे हों उनको, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, भारत के लॉ मिनिस्टर तो आपको पता है पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और जो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर थे जोगिंद्र नाथ मंडल, वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये कुछ ही ऐसे हिंदू लीडर थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य बने, उसमें से एक थे जोगिंद्र नाथ मंडल। तो वो 1950 में उससे पहले वो वहाँ कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, और उनको वहाँ से निकाल दिया गया, सिटिंग लॉ मिनिस्टर को हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। वहाँ जो मोहम्मद अली जिन्ना की सरकार थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको हटाया, उनको बर्खास्त किया और उनको देश निकाला दे दिया गया 1950 में। अब वो व्यक्ति 1968 में कलकत्ता की गलियों में भीख मांगते हुए मरा, जोगिंद्र नाथ मंडल। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से जो भी उनको भी भारत की नागरिकता दी गई थी, तो उस समय अवधि 6 ही माह थी, लेकिन बाद में इसको 5 साल कर दिया गया। कब किया गया, तो 1986 के अधिनियम में किया गया। अभी अब हम लोग इस पर आएंगे किस प्रकार से हुआ, जब मूल अधिनियम यही वाला है, मूल अधिनियम भी पढ़ लेते हैं। अविभाज्य भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर, उनको किस प्रकार नागरिकता मिलेगी। उसके बाद स्त्रियां, जो भी लड़कियां, विदेशी लड़कियां भारत के लड़कों से शादी करना चाहती हैं या कर ली हैं, करना चाहती हैं, प्रपोज वगैरह कर रखा है, तो उनको किस तरह से मिलेगी अगर हम लोग उसे करना चाहती हैं। तो अभी आपने देखा कटरीना कैफ विकी कौशल से शादी कर ली, तो कटरीना कैफ की माँ जो है वो जम्मू कश्मीर की और पिताजी लंदन के हैं। तो इस तरह से वो विदेशी महिला थी, तो किस तरह से उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। अभी जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका की है, तो अगर वो यहाँ किसी से शादी करती है तो उनको नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी। तो हम देखेंगे कि नागरिकता स्त्रियों के बाद नाबालिग बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पे विदेशियों के भारत में हैं, उनको अगर नागरिकता मिलना हो तो किस प्रकार से मिलेगी अगर उनका जन्म भारत में हुआ है। राष्ट्रमंडल देशों के वैसे नागरिक जो सरकारी सेवा कर रहे हैं भारत देश के,
उनको नागरिकता मिलने के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। उसके अलावा भूमि विस्तार तो बहुत ही सिंपल है। जो भी नया क्षेत्र भारत में शामिल हुए, गोवा आपको मैंने बताया, सिक्किम बताया, ये सब जो भी क्षेत्र भारत में शामिल हुए हैं, अभी हाल में ही 100वां संविधान संशोधन हुआ था कुछ वर्षों पहले। तो उसके अंतर्गत जो बांग्लादेश के कुछ भाग भारत में आए थे, भारत के कुछ प्रदेश बांग्लादेश में गए थे, तो जो भूमि का एक्सचेंज हुआ था उसमें जो भी प्रदेश भारत को मिला उसके नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई। बांग्लादेश आपको पता है 1971 में इसका गठन हुआ था। पहले ये पाकिस्तान का भाग था, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इसका पाकिस्तान को तोड़ने में, 2 भाग में करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये बांग्लादेश के गठन में नेवल की बड़ी अच्छी खासी भूमिका थी। नेवी की भूमिका पर फिल्में बड़ी कम बनती हैं। मिलिट्री की भूमिका पर, आर्मी की भूमिका पर आपको फिल्में मिलेंगी, लेकिन नेवी पर कम मिलेंगी। तो इसी 71 में नेवी का अच्छा रोल था। इस पर काफ़ी अच्छी फिल्म है द गाजी अटैक, आप ज़रूर देखिए। अब ये भारतीय नागरिकता ख़त्म हो गया आपका। नागरिकता के बाद हम लोग आते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इसी अधिनियम में संशोधन किए गए 1986 में। वो क्या किए गए, माता पिता में से कोई एक अगर भारतीय नागरिक हो तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। पहले केवल पिता के ही मिलता था, उसके बाद माता पिता में से भी कोई अगर भारतीय नागरिक हो तो उसे मिलेगी। पंजीकरण की अवधि पहले 6 माह ही थी, पंजीकरण की अवधि अब 5 साल कर दी गई। उसके अलावा देशीकरण की अवधि पहले 5 वर्ष थी, अब देशीकरण की अवधि 10 साल कर दी गई। तो ये संशोधन किया गया भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में। उसके अलावा आप देखिए लास्ट में सबसे अंतिम टॉपिक है कि नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से आपकी सिटीजनशिप समाप्त की जा सकती है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप खुद से ही अपनी नागरिकता छोड़ दीजिएगा, आप अपनी नागरिकता को जाकर होम मिनिस्ट्री में सिलेंडर कराइए कि अब मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, दूसरे देश में जाकर बसना चाहता हूँ, वहाँ अप्लाई कर रखा है, चाहे करूँगा, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या फिर अन्य देशों की नागरिकता आप ग्रहण कर लिया और ये भारत सरकार के प्रकाश में आ गई, भारत सरकार की जानकारी में आ गई कि आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, जो कि इलीगल होता है। 2 देश की नागरिकता आप नहीं रख सकते, तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी, भारत वाली नागरिकता स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। उसके बाद आप ऐसी कोई गतिविधि में शामिल हो जो देश विरोधी है, ऐसी कोई गतिविधि जो देश विरोधी है उसमें अगर आप शामिल हैं तो भी आप सरकार को ये अधिकार है कि वो आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो इस प्रकार से 3 क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। आप नागरिकता पर एक विवाद बहुत चला था CAA का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो आया था, मोदी सरकार द्वारा लाया गया है। इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो भी हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी धर्म, जैन धर्म के लोग हैं, उन्हें नागरिकता देने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। क्योंकि ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही इस्लामिक कंट्री हैं। ये धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश तो है नहीं, इस्लामिक देश हैं ये। तो जो भी ये वहाँ गैर इस्लामिक सिटीज़न हैं, अगर वो उन्हें लगता है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया भी जाता है, तो शरण लेकर भारत में आते हैं, तो उनकी नागरिकता को स्पीडअप करने के लिए ये CAA लाया गया है। जल्दी ही उन्हें नागरिकता यहाँ की मिले ताकि यहाँ उनके अधिकारों का रक्षा हो सके। तो CAA इस वजह से लाया गया। CAA किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं लाया गया। ये जो भारत में रह रहा है उसकी नागरिकता को हटा दिया जाएगा। जो भारत से बाहर रह रहा है वो धार्मिक कारणों से भारत में आया, क्योंकि वहाँ उसके धर्म की वजह से अगर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसे जल्द से जल्द नागरिकता मिल सके, इस वजह से CAA लाया गया। लेकिन न्यूज़ वाले इसको घुमा के चलाते हैं, न्यूज़ उनको बेचनी है। अब इस प्रकार से हमारा नागरिकता का टॉपिक ख़त्म हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैंने आपको जितना भाग पढ़ाया है 22 भाग, तो 22 का 22 भाग आपको पढ़ना थोड़ी है। 22 का 22 भाग आपको नहीं पढ़ना है, आपको मुश्किल से 8 या 10 भाग ही पढ़ना है।
8-10 भाग से ही सवाल आते हैं। ये नागरिकता और इसके अलावा मूल अधिकार का जो भाग है वो, उसके बाद DPSP नीति निर्देशक तत्व, इस तरह से करके टोटल 8 से 10 भाग, संघ, राज्य, इस तरह से 8 से 10 भाग से ही सवाल आते हैं। तो उन्हीं भागों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज नागरिकता खत्म हो गया, आगे की क्लास में मैं आपको अब मूल अधिकार पढ़ाऊँगा। मूल अधिकार से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, आप बहुत ध्यान से उसको पढ़िएगा, ठीक है। एक बार और इसको रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली आप सबों को।